नमस्कार व्यूअर्स, त्रिशा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक 6 से 7 पार्ट्स आ चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पूरी श्रृंखला है। और इसमें पूरा 100 या 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है या उनके आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि आप पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें तथ्यों का समावेशन भी मिलेगा, मैं और भी फैक्ट्स बताऊँगा उस ऑप्शन से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है आपको और अच्छे क्वेश्चनों को आपकी तैयारी करवाई जा रही है। पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन की पूरी प्रश्नोत्तरी है, जिसे आप पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान और गुजरात को लगती है? तो वह जिला है झाबुआ। कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ जिला, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान को लगती है। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ऐसे लगभग 7 जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी स्टेटों के साथ सीमा साझा करते हैं वो जिले। तो इसे भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये भी जो सूची आपको बनाई गई है, ये भी जिले और उनकी जो सीमा लगती है उस पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें आपको पूरे लगभग 4 जिले और मिलेंगे जिसकी सीमा अलग अलग राज्यों को छूती है। तो सूची जो 1 है आपकी, इसमें जिले दिए गए हैं मध्य प्रदेश के, और सूची 2 में दिया गया है सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, सबसे पहला दे रहा है बालाघाट। सबसे पहला क्या दे रहा है आपको? बालाघाट। तो जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जिला की जो सीमा लगती है वो लगती है किसमें? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। बालाघाट की सीमा किसमें लगती है? तो बालाघाट की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को, ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख कैसे मिलता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो ये हो गया 2 नंबर, इसका दीजिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। दूसरा है झाबुआ। झाबुआ की सीमा अभी हमने देखा, डिस्कस भी किया था कि राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात को लगती है। तो ये हो गया 1 नंबर पे। इसके बाद आपको है सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ को। सिंगरौली की सीमा, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लगती है। तो ये हो गया आपका 3। और लास्ट जो बच गया अलीराजपुर, इसका महाराष्ट्र और गुजरात। अलीराजपुर की सीमा किसमें लगती है? महाराष्ट्र और गुजरात को लगती है। तो ये हो गया 4 नंबर। इस प्रकार आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। देखिए कैसे ये इसके साथ सुमेलित हुआ। बालाघाट की सीमा लगी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को, झाबुआ की सीमा इसमें राजस्थान गुजरात को लगी, फिर सिंगरौली की सीमा इसमें लगी और ये अलीराजपुर सीमा इसमें लगी। इस प्रकार इसका दिए गए जो ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं, चाहे पीएससी के एग्जाम हो या आगामी कोई भी एग्जाम हो। आजकल कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने का प्रचलन है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन ढंग से कीजिए, क्योंकि इसमें आपको परीक्षा के जानना चाह रहा है कि आप क्या पूरी तरह से कंटेंट तैयार करके आए हैं या नहीं आए हैं एग्जाम में। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको 1 से अधिक क्वेश्चनों को समाहित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो चंबल जो नदी है यह उत्तरी सीमा बनाती है, ये सही है। दक्षिण जो सीमा है ताप्ती नदी से निर्धारित की जाती है, यह भी फैक्ट पूरी तरह से सही है। और मैकल पर्वत से पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। वहीं तो इसमें दिए गए तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ सभी, ऑल ऑफ दिस, सभी इसके आंसर सही हैं। और यहाँ पे एक सीमा बच गई है, तो उसको मैं आप सुन लीजिए। जो पश्चिमी सीमा है ये भी किस नदी से निर्धारित होती है? तो पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश की चंबल नदी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरी सीमा निर्धारण जो नदियों से होता है, ये आपका कंप्लीट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रहा है, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है भारत का दिल। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया या भारत का दिल कहा जाता है, जिसे हम सार्वजनिक रूप से जानते हैं मध्य प्रदेश को भारत के दिल के रूप में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को छूती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वह लगती है उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को लगती है, जिसके लगभग 14 जिले स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश राज्य से। वहीं पे देखें, ये तो पूछा आपसे कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे, तो आपसे पूछा जाता है सबसे कम सीमा। तो याद रखिए, गुजरात ऐसा राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम स्पर्श करती है। कितने जिले आते हैं? तो याद रखिए, गुजरात में 2 जिलों को स्पर्श करता है, या गुजरात स्टेट, मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात राज्य को स्पर्श करते हैं। वहीं दिए गए जो अगला फैक्ट बात करें, राजस्थान यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान, और दक्षिणी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश का दक्षिणी जो स्टेट है, दक्षिण में जो स्थित है वह महाराष्ट्र है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी सीमा, कितने सीमे किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो आपको पता होने चाहिए कि मध्य प्रदेश की 5 राज्यों की सीमा छूती है मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा सीमा आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक सीमा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें 14 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कूट वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपको दिया है राजकीय चिन्हों की सूची, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके नाम। तो चलिए मैच कर लेते हैं। राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प हो गया सफ़ेद लिली। तो यहाँ हो गया 4, फिर हो गया 3। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है राजकीय फल क्या है? तो राजकीय फल है आम, तो ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद आपका राजकीय फसल, तो राजकीय फसल है सोयाबीन, और ये हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है? तो 4, 3, 1, 2 पहला ऑप्शन, 4, 3, 1, 2 पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। तो इनके आपको क्या पता होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रखिए, जो कि इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको मोस्टली सबके पता होने चाहिए, जितने भी राजकीय चिन्ह हैं। तो इनके आपको राजकीय चिन्ह भी, ये आपका काम है कि आप इनके राजकीय चिन्ह भी जरूर देख के रखिएगा। सॉरी, राजकीय चिन्ह बोल रहा हूँ आपको, इनके आपको पता होने चाहिए वैज्ञानिक नाम। जो आपके राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प है, राजकीय फल है या राजकीय फसल है, इनके आपको वैज्ञानिक नाम भी पता होने चाहिए। ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप प्रिपेयर करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय मछली महासीर किस प्रजाति की है? मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर जिसका नाम है, यह किस प्रजाति की है? तो आपको याद रखना है इसकी प्रजाति टोर प्रजाति। टोर बस लिखा है, तो ये 2 बार नाम आता है टोर प्रजाति की राजकीय मछली है मध्य प्रदेश, जिसे घोषित किया गया है। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ और भी जो राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश के, उसके सूची बना के दी गई है। तो देखिए इसमें देखते हैं राजकीय नाट्य, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच, तो इसका हो जाएगा पहले 2। उसके बाद अगला है राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई, ये हो गया 3। अगला है इसके बाद राजकीय खेल मलखम, तो ये हो गया 1। फिर उसके बाद आपको पता है राजकीय नदी है नर्मदा, तो ये हो गया 4। तो ऑप्शन हो गया 2, 3, 1, 4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, सॉरी 2, फिर इसका 3, फिर 1, 4। तो 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन 2, 1, 3, 4 इसका सही जोड़ी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय जो गान है, मध्य प्रदेश का गान है, जो मध्य प्रदेश गान, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके याद रखिएगा महेश श्रीवास्तव। कौन है रचनाकार है इसके? महेश श्रीवास्तव। मेरा मध्य प्रदेश जो गान है, इसके जो रचनाकार है उनका नाम है महेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट, देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसमें भी आप ध्यान रखिए, आज वनों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए देश का जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य पूरे देश में, तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो देश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा या पूछे जाने की पूरी ही संभावना रहती है वनों से। नेक्स्ट इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है? पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है? तो इसमें आपको याद रखना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो याद रखिए 33%। कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, आच्छादित होना चाहिए, तो 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33% वन आच्छादित होना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, इसे भी याद रखना है आपको। अगला है, मध्य प्रदेश में कुल वन का कितने वर्ग क्षेत्रफल है? तो याद रखिए, जो नई रिपोर्ट आई है, ये क्वेश्चन हो सकता है पुराना रहा हो, जो इस बार नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पे हैं। तो याद रखिए, ये ऑप्शन आप मत देखिएगा, ये गलत ऑप्शन दिए गए हैं पूरे, इन्हें आप नहीं इग्नोर कीजिए। मैं इसमें सही बता दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश से कितने वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित 2021 की जो रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पे वन फैले हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखना 77492 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में इतने एरिया में वन है। 77,492 वर्ग किलोमीटर एरिया पे मध्य प्रदेश में वन आच्छादित हैं, वन फैले हुए हैं। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 21 की नई रिपोर्ट अभी आई है, जनवरी माह में आई थी यह रिपोर्ट, तो इसमें पूछा जा सकता है। एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश कितने वन क्षेत्रफल है, तो आपका 77,492 वर्ग किलोमीटर एरिया में मध्य प्रदेश में वन है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, 2021 की वन रिपोर्ट, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार यह डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल घटते क्रम में कौन से जिले हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल घटते क्रम बताना, सबसे ज़्यादा कहाँ, फिर सबसे कम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले घटते क्रम में आपको बताना है। तो न्यूनतम वन जो है वह कहाँ पे है? तो सर्वाधिक वन तो बालाघाट में है, फिर उसके बाद है श्योपुर, और फिर उसके बाद है मंडला। नई रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन पुराने रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया हुआ जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं बालाघाट में है, सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में है, इसे आपको याद रखना है, बालाघाट में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। फिर श्योपुर है, बालाघाट के बाद सबसे सर्वाधिक वन घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा पहले है कौन सा, आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा वन है बालाघाट में। 3 नाम नए लेटेस्ट रिपोर्ट बता दे रहा हूँ आपको, बालाघाट है, उसके बाद है आपका श्योपुर, फिर उसके बाद है मंडला। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। 2021 की रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा वन है बालाघाट में, फिर श्योपुर में, फिर मंडला में। और यहीं पे यदि आपसे पूछ ले जाए न्यूनतम वन वाले क्षेत्रफल कौन से हैं, अगला क्वेश्चन ही शायद उसमें देख लेते हैं। तो ये 3 है, इनमें से ऑप्शन नहीं ध्यान इग्नोर करना है आपको, ये इनमें से आपको नहीं, आपको पता रखना है बालाघाट है पहला, बालाघाट, श्योपुर और मंडला। बालाघाट, श्योपुर और मंडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाघाट, श्योपुर और तीसरा जिला है मंडला। सबसे ज़्यादा बालाघाट में, उसके बाद श्योपुर में, फिर मंडला में। ये इसका क्रम आरोही क्रम हो गया। अगला है मध्य प्रदेश के 3 न्यूनतम वन वाले क्षेत्रफल का बढ़ते क्रम लिखना है, न्यूनतम से ज़्यादा, कम सबसे कम, फिर उससे कम, ऐसे टाइप। तो याद रखिएगा, इसमें जो आएगा सब इसका उज्जैन, फिर अब नई रिपोर्ट में आगे थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, तो देखिए सबसे कम उज्जैन में है, फिर आगे है शाजापुर, दूसरे नंबर पे आगे है शाजापुर, और तीसरे नंबर पे है रतलाम। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें उज्जैन सबसे यहाँ पे आएगा, उज्जैन पहले, मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे पहले आएगा सबसे कम वन है उज्जैन में, उसके बाद है शाजापुर में, फिर उसके बाद है रतलाम में। 1, 3, 2 ऐसे याद रखिए, है ना, इस क्रम में है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वन किसके पाए जाते हैं? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन सागौन के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किसके? सागौन के पाए जाते हैं, लगभग 20% के आसपास, 19.2। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट का 19.2 इतने सागौन। और यदि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है 30% के आसपास। ये भी आप ध्यान रखिए, थोड़ा विवादित है ये, फिर भी आप ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट थी उसमें 19.2 भाग पे सागौन पाए जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट वन संरक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार 30% भाग पे सागौन के वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक खेती, मध्य प्रदेश में जैविक खेती विकास परिषद का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में जैविक खेती
विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2014 में। कब किया गया? 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के कौन से क्रम की राज्यपाल थी? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के कौन से क्रम की राज्यपाल थी? तो याद रखिए ये कौन से क्रम की थी। तो अभी आपको यदि पता हो तो जो अभी राज्यपाल है यदि उनका क्रम 29वां है, तो उससे पहले ये आनंदीबेन पटेल ही थी, कार्यवाहक भी रही हैं, फिर उससे पहले राज्यपाल भी रही हैं। तो आपको याद रखना है ये 26वें क्रम की थी। तो इसका आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश की कौन से क्रम की राज्यपाल रही हैं? तो आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27वें क्रम की। कौन से क्रम की? 27वें क्रम। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आपको रहता है। अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जस्ट अ मिनट, मंगूभाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल इनका पूरा नाम है, जो कि गुजरात के हैं। तो यदि आपसे पूछे व्यक्ति के रूप में, मतलब सिंगल पर्सनालिटी हैं जो अभी तक राज्यपाल रही हैं, तो इनका क्रम हो जाएगा 19वां। कौन सा क्रम हो जाएगा? 19वां क्रम हो जाएगा। लेकिन पूरे राज्यपाल की लिस्ट देखेंगे, चाहे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हों या एक व्यक्ति 2 बार राज्यपाल बना हो या 2 बार टर्म किया हो, ऐसे पूरा क्रम देखेंगे तो उस क्रम में है इनका क्रम 30वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? ये 30वें क्रम के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। उसी क्रम में देखा जाए तो 27वें नंबर की जो लिस्ट सूची है राज्यपाल की, उसमें कौन से हैं? आनंदीबेन पटेल हैं। और व्यक्ति के रूप में यदि मंगूभाई छगन भाई पटेल व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनका क्रम है 19वां, और ओवर राज्यपाल की पूरी लिस्ट में सूची में आप देखेंगे तो क्रम है आपका उनका इस 30वां क्रम है, ठीक ना, 30वें क्रम के राज्यपाल हैं। तो इस बात में भी आप कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, ये आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा, ठीक। तो इसके दिए गए ऑप्शन को आनंदीबेन पटेल जो कि सेकंड महिला राज्यपाल है मध्य प्रदेश की, भी एक फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा कि जो आनंदीबेन पटेल है मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है, सेकंड महिला राज्यपाल है ये मध्य प्रदेश की, ठीक ना। पहली कौन थी? सरला ग्रेवाल, ठीक ना, सेकंड महिला गवर्नर रही हैं मध्य प्रदेश की, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इससे पहली कौन थी? सरला ग्रेवाल थी। इस फैक्ट को भी आप इसमें क्रम पूछ लिया है। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन किसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो मंगूभाई छगन भाई पटेल उन्होंने शपथ कब ली थी? तो आपको देखना 8/7/2021 को उन्होंने शपथ ली थी। 8 जुलाई 2021 को मंगूभाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में क्या की है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली हुई है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो 27वें क्रम की राज्यपाल हैं। अगला देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कौन से राज्य का गठन हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे बने थे तीनों ही। कौन कौन से? उपरोक्त सभी राज्यों का गठन किया गया था इनके कार्यकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब इनकी आपको जो कि छत्तीसगढ़ कब हुआ था तो इसका याद रखना है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 1, 9 और 15 आपको डेटें याद रखनी है। 1, 9 और 15 सभी 2000 की है ना, 1, 9 और 15 इस तिथि से आप सभी की डेट याद रख सकते हैं, ठीक। तो मध्य प्रदेश का चूंकि मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसमें मध्य प्रदेश का आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब किन किन राज्यों का गठन हुआ, तो 3 राज्यों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी राज्यों का गठन किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश की वह कौन सी खिलाड़ी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन शूटिंग में रजत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर मनीषा कीर थी। वो पहली खिलाड़ी कौन थी? मनीषा कीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना कब शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना कब शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए यह डेट थी 10 जून 2013। कब? 10 जून 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कि जो बॉर्डर्स थे, बाघा बॉर्डर जैसे भारत की सीमा लगे हुए बॉर्डर्स होते, उनमें घुमाया जाता था, भ्रमण कराया जाता था युवाओं को, इसके संदर्भ में योजना थी। चलिए अगला है, डॉक्टर वाकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई 2013 में। कब की गई? 2013 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर जिले में स्थित है, वह कौन से विश्वविद्यालय से क्रियान्वित हो रहा है? वह कौन से विश्वविद्यालय से क्रियान्वित हो रहा है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है सागर विश्वविद्यालय। किससे संबद्धता किससे है? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संबद्धता याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है यह यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालय। अगला है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन कहिए कि लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुआ था, कब हुआ था? लंदन ओलंपिक 2012 में जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखिए एकमात्र खिलाड़ी थे शिवेंद्र सिंह। कौन थे? शिवेंद्र सिंह एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने 2012 में मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौखंडा महल कहाँ स्थित है? नौखंडा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नौखंडा महल स्थित है चंदेरी में। चंदेरी में कहाँ स्थित है नौखंडा महल? तो नौखंडा महल स्थित है चंदेरी में स्थित है। नौखंडा महल कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें नौखंडा महल स्थित है चंदेरी में। चंदेरी में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे दोनों आए हैं, जिला भी दिया हुआ है, अशोकनगर में आता है चंदेरी, और चंदेरी तो आपको क्लोज वाला ऑप्शन हमेशा लगाना है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेरी में नौखंडा महल स्थित है। अगला है, निम्न बघेलखंडी अंचल का लोकगीत कौन सा नहीं है? जो कौन सा लोकगीत है जो बघेलखंड अंचल में नहीं गाया जाता है, ये आपको बताना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं जिसमें कि आपको सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो कि उस क्षेत्र से संबंधित होंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे और एक कोई दूसरे क्षेत्र का दे दिया जाएगा। इससे भी आपको पूरे आपको लोकगीत वहाँ के पता होना चाहिए, है ना। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि बघेलखंडी, बघेलखंड का कौन सा है? तो बसदेवा बघेलखंड का है, बिरहा बघेलखंड का है, विदेशिया ये भी कहाँ का है? बघेलखंड का है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो आल्हा गायन, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मोस्टली गाया जाता है, ठीक, बुंदेलखंड का। तो आल्हा गायन इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा जो कि इस क्षेत्र का नहीं है। अगला है, टेपा समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? टेपा समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो टेपा समारोह का आयोजन होता है उज्जैन में। राइट आंसर हो जाएगा, टेपा समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है। खंडवा में क्या होता है? तो याद रखिए खंडवा में होता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है, ठीक है। ग्वालियर में क्या होता है? तो ग्वालियर में होता है तानसेन समारोह, इसे भी याद रखिए, ग्वालियर में होता है तानसेन समारोह। सागर में क्या होता है? सागर में होता है पद्माकर समारोह। कौन सा? पद्माकर समारोह। पद्माकर समारोह कहाँ होता है? तो पद्माकर समारोह सागर में होता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार अबुल फजल का हत्या किसने की थी? इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो उनकी हत्या थे वीर सिंह बुंदेला। बुंदेला शासक थे वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अगला है, किस वर्ष मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ? तो राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 23 मार्च 1998 को। 23 मार्च 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, वर्तमान में कौन है भैया जो कि मध्य प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष है? मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है शोभा ओझा। कौन है? शोभा ओझा है मध्य प्रदेश की वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष। इसे भी आप याद रखिएगा, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं इस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेशवा बाजीराव ने भोपाल के युद्ध में हैदराबाद के निज़ाम को कब पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1737 में। कब पराजित किया था? 1737 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक अमरकंटक क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, विशेष रूप से आप इन्हें तैयार कीजिएगा। किसी का प्राचीन नाम या वर्तमान नाम, आधुनिक नाम किस नाम से जाना गया? तो याद रखिए इसका जो अमरकंटक का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मैकाल मिलता है। क्या मिलता है? मैकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैकाल वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? तो मैकाल वंश का जो राजा था उनका नाम था राजा जयबल। कौन थे? मैकाल वंश के राजा थे राजा जयबल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है यह है शोध संचार केंद्र, जो कि कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ जिले में। कहाँ स्थापित किया गया है? झाबुआ जिले में यह स्थापित किया गया है। अगला देते हैं, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है
कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इसको इसका राइट आंसर जो हो जाएगी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये स्थित है इंदौर में। कहाँ पे स्थित है, इंदौर में है स्थित है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जिला कौन सा था, तो याद रखिए पहला जिला था यह था होशंगाबाद। कौन सा जिला था जिसने सिविल न्यायालय ऑनलाइन किया था, तो होशंगाबाद। अब वर्तमान स्वरूप में इसको आपको याद रखना है नर्मदापुरम के रूप में। कैसे याद रखना है, नर्मदापुरम के रूप में इसे याद रखना, क्योंकि इस होशंगाबाद जिले का नया नाम हो गया है नर्मदापुरम, जो कि ऑनलाइन सिविल न्यायालय को करने वाला पहला जिला था मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला आम जिला घोषित किया गया है, तो आम जिला किसे बोला जाता है, तो याद रखिए आम जिला घोषित किया गया था जबलपुर को। किसे घोषित किया गया था, आम जिला घोषित किया गया था जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को। अगला है निम्न में से कौन सा जिला आंवला जिला के नाम से जाना जाता है, तो आंवला जिले के नाम से प्रसिद्ध है पन्ना जिला, जिसे आंवला जिला घोषित किया गया है। अगला है कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य किस जिले में है, तो कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य आपका है अलीराजपुर जिले में। कहाँ है कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य, यह अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है खंडवा जिले के हनुवंतिया में पहले जल महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो पहले जो जल महोत्सव का आयोजन किया गया था यह 2016 में किया गया था। इसे याद रखना है। अब इसमें आपको क्लोज डेट दी है, तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सी है। ऐसे आजकल फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बना दिए जा रहे हैं, तो आपको पूरी यदि डेट मिल रही तो आप पूरी डेट भी जरूर पढ़िए। ये 2016 में शुरू किया गया था। इसके जो 16 फरवरी 2016 याद रखना है। इसके बाद मैच कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ कि ये है कि नहीं, लेकिन 2016 में शुरू हुआ था ये जल महोत्सव। अब इसकी डेट आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से फरवरी 2016 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश निम्न में से कहाँ पर सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण पत्र मिले हैं, तो इसके जो सही नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी मिले हैं, कुछ नावदा टोली में भी मिले हैं, तो उपरोक्त दोनों जगह पे मिले हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण कालीन स्थल, क्योंकि नावदा टोली भी और नर्मदा घाटी क्षेत्र भी महेश्वर का जो है ये दोनों ही ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो इसका सही आंसर जो है उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन से स्थान को पूर्व पाषाण कालीन युग माना जाता है, तो ये जो पूर्व पाषाण सभी स्थानों को दिए गए ऑप्शन में से सभी जो हैं उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्व पाषाण कालीन युग के माने जाते हैं। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़। बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय में सर्वाधिक पाए जाते हैं चीतल। कौन से पशु पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक उद्यानों में पाए जाते चीतल पाए जाते हैं। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में है, गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में है, तो आपका गांधी सागर जो है यह मंदसौर में है। कहाँ पे है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को गेटवे ऑफ मालवा कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले को गेटवे ऑफ मालवा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुना को। किसे कहा जाता है, गुना को कहा जाता है गेटवे ऑफ मालवा। अगला है मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोना कहा जाता है, सफ़ेद सोना खंडवा खरगोन। सफ़ेद सुनहरे जिले कौन से होते हैं, खंडवा खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंडवा और खरगोन। खंडवा खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की भोपाल स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए इसकी स्थापना 2000 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2002। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2002। कब की गई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2002। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पे की गई थी ये भी याद रखिए, तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में की गई थी। और याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक याद करना है R.N. माधव मेनन, एक नाम है ये, R.N. माधव मेनन इसके संस्थापक थे। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पे है, भोपाल में है। इंग्लिश में दे रहा हूँ R.N. माधव मेनन,
RN माधव मेनन इसके क्या थे, संस्थापक थे। राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय 2002 में कौन राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने इसको उद्घाटन किया था, तो इसका ये भी आप ध्यान रखिएगा कि उस समय कौन थे, KR नारायण शायद देश के राष्ट्रपति थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में पहले स्थान पे है। मैंगनीज उत्पादन कहाँ, कौन सा जिला प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए, तो आपको याद रखना मैंगनीज के प्रसिद्ध जिला है बालाघाट। कौन सा जिला है, बालाघाट। मैंगनीज की कौन सी खदान, मैंगनीज की खदान कौन सी, तो भरवेली। क्या याद रखना है आपको, भरवेली खदान है, जो कि क्या है, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान भी है जहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश कितने भूभाग पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिए मध्य प्रदेश कितने भूभाग पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये इसको याद रखना है आपको। जो साल के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में कितने भूभाग पर मिलते हैं, तो 16 पॉइंट समथिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा 16.54, इसका सही आंसर हो जाएगा। नई रिपोर्ट में आप देख लीजिएगा, तो डिटेल में नहीं देखी थी। 21 की रिपोर्ट में यदि बदला होगा तो इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। जो 2021 की वन रिपोर्ट आई है उसमें कितना है ना, वन रिपोर्ट में, इसे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुल्ताई के समीप अंग्रेजों से युद्ध किसने किया था। मुल्ताई मतलब बैतूल में है। मुल्ताई जगह कहाँ पे है, तो जो मुल्ताई जगह है यह बैतूल के पास आती है, बैतूल। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे युद्ध किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्पाजी भोसले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अप्पाजी भोसले के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध किया था। अगला सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे आती है, तो यह है गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। जो किस नदी पे बनी हुई है, तो आपको याद रखना है यह किस नदी पे है, तो यह नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नर्मदा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। हाल ही में से देश को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 2018-19 के आसपास, 20 में शायद। अगला है, राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपनी रानी मृगनयनी के लिए ग्वालियर में कौन सा महल बनवाया गया था, तो उनके लिए बनवाया गया था गुजरी महल। कौन सा, गुजरी महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरी महल बनवाया गया था, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरी महल। फिर है, मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित क्यों है, तो इसकी सीमा न तो समुद्र को छूती है, दूसरा इस कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं छूती है, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच। तो सभी आंसर इसके सही हैं, उपरोक्त सभी कारण इसके सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसे हम भू आवेष्टित, इंग्लिश में से लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है, लैंड लॉक, है ना। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। तो यदि आप पूछे भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये तो देहरादून में है, देहरादून में है ना। इसे आप कह रहे हैं ये देहरादून में आता है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। TFRI के नाम से हम इसे जानते हैं, TFRI, जो कि कहाँ पे है, यह जबलपुर में स्थित है इसका क्षेत्रीय कार्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो मध्य प्रदेश में जो क्रांति 1857 के क्रांति विद्रोह पूछ रहा है आपसे बेसिकली, तो 1857 क्रांति में नीमच, मध्य प्रदेश के नीमच शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना है 3 जून 1857 को। कब शुरू हुई थी, 3 जून 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी नीमच से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटकी नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो याद रखिए मटकी नृत्य मालवा का लोकप्रिय नृत्य है। मटकी नृत्य कहाँ का है, तो मटकी नृत्य मालवा का लोकप्रिय नृत्य है। अगला है, बघेलखंड का प्रचलित नृत्य कौन सा है, तो बघेलखंड का जो प्रचलित नृत्य है ये सभी बघेलखंड में सभी नृत्य किए जाते हैं। बिरहा, केहरा और दादरा कलसा, ये सभी बघेलखंड के लोकप्रिय या प्रचलित नृत्य हैं। अगला है, निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं, तो निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र में होता है, निर्गुणिया निमाड़ क्षेत्र में होता है, फाग, ये भी, तो ऑल सभी राइट, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, मध्य प्रदेश के उपनामों में से कौन सा उपनाम नहीं है, मध्य प्रदेश के उपनामों में से कौन सा उपनाम मध्य प्रदेश का नहीं है, तो याद रखिए हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, मक्का प्रदेश का भी नाम नहीं मिला है इसे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश मक्का सिटी किसे कहा जाता है, मक्का सिटी या कॉर्न सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा है। या कौन सी सिटी, मक्का सिटी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की, तो छिंदवाड़ा को कहा जाता है। कॉर्न सिटी या मक्का सिटी का दर्जा प्राप्त है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा उपनाम नहीं दिया गया है, तो मक्का प्रदेश मध्य प्रदेश को नहीं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ऐबक ने कालिंजर पर कब विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर कब विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1202 में। कब विजय प्राप्त की थी? 1202 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए प्राचीन काल में मंदसौर को जाना जाता था दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। आपका अगर त्रिपुरी, अब देखिए त्रिपुरी कहाँ पे आता है? तो त्रिपुरी यह स्थित है जो कलचुरियों की राजधानी थी, यह वर्तमान जबलपुर या इसी का वर्तमान नाम तेवर, ठीक, तेवर नामक स्थान पे है, ठीक है ना। बेसनगर ये विदिशा, बेसनगर विदिशा का प्राचीन नाम है, इसे भी याद रखिएगा। एक ग्यारसपुर, ग्यारसपुर जो यह स्थल है यह सांची के आसपास स्थित है, सांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी एमपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ग्यारसपुर नामक स्थल कहाँ पे है? ग्यारसपुर, तो विशेष रूप से देख रहे हैं कि सांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यारसपुर, ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, यह प्राचीनकालीन स्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, जब पुनर्गठन मतलब 1947 से पहले की बात, 1956 से पहले की पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता था? तो उपरोक्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नाम मिलते थे मध्य प्रदेश पुनर्गठन से पहले। इसे ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस बरार कहा जाता था, फिर मध्य भारत सेंट्रल इंडिया कहा जाता था, पश्चिम की रियासत का मध्य भारत भी कहा जाता था। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट है आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो सर्वाधिक सहायता किस वंश ने की थी अंग्रेजों की? तो याद रखिए इसमें सिंधिया वंश ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया था अंग्रेजों का, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वनों पर शासन का कठोर नियंत्रण होता है? तो ऐसे वन कहलाते हैं आरक्षित वनों पर। सबसे ज़्यादा कठोर नियम किस वनों पर होते हैं? आरक्षित वनों पर कठोर नियम होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस सदी में किया गया? तो खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण 11वीं सदी में किया गया। कब किया गया? 11वीं सदी में। अगला है भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो भवन निर्माण सबसे उपयुक्त लेटराइट मिट्टी होती है। भवन निर्माणी मिट्टी इसलिए किसको कहा जाता है? भवन निर्माणी मिट्टी भी कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी। बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड में राई भी होता है, सैरा भी होता है, जवारा भी। इसका सही आंसर रहेगा ये सभी बुंदेलखंड के नृत्य हैं। अगला है नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो याद रखिए नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र है 9318 वर्ग किलोमीटर, 93180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी कुल प्रवाह क्षेत्र है। अगला है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश सीमा का निर्धारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी के द्वारा। अगला है चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? पीएससी में क्वेश्चन पिछला पूछ चुका है ये 2020 की पीएससी में, तो चंबल इसका आंसर हो जाएगा चंबल। सीमा का कौन सा चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूछ रहा है। तो चंबल नहीं गिरती है क्योंकि किसमें सहायक नदी है, मिल जाती है जाके किसमें? यमुना में। इसके बाद बेतवा भी सहायक नदी है, ये भी। तो महानदी जो है बंगाल किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला है राज्य में पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक सिंचाई पवन चक्कियों से कहाँ होती है? इंदौर में। कहाँ पे होती है? इंदौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। अगला है और लास्ट स्लाइड है आपकी आज की, राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान राज्य में होता है दिसंबर माह में। किसमें? दिसंबर माह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है मालवा का पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो यह होती है अरब सागर के कारण। किससे? अरब सागर के कारण मालवा का पठार वर्षा प्राप्त करता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तारीख में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है? तो दक्षिणायन किस तारीख? 23 सितंबर से। कितने से? 23 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह पूरी श्रृंखला, जिसमें छटे हुए क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या इनके आने की पूरी संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।